टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। तो आज हम लोग को बोर का परमाणु मॉडल को समझना है। तो 1913 में जो है जब रदरफोर्ड सर ने 1913 में जो है नील्स बोर ने जो सिद्धांत दिया था परमाणु मॉडल का, तो 1913 में जो इन्होंने क्या किया नील्स बोर ने, रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल दिए थे उनमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। तो उन्हीं त्रुटियों में जो मैक्स प्लैंक का सिद्धांत जोड़ दिया। मैक्स प्लैंक का सिद्धांत जोड़कर जो इन्होंने एक नया परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर के परमाणु मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। कब दिया था नील्स बोर ने? 1913 में दिया, और 1922 में इन्हें जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो सबसे पहले इसका जो 5 अभिगृहित है, बोर सिद्धांत या बोर परमाणु मॉडल का 5 अभिगृहित है, उसको हम समझ लेते हैं। वही 5 अभिगृहित मिलकर जो बोर का परमाणु मॉडल कहलाते हैं। तो पहला जो बोर का अभिगृहित है रूल परमाणु मॉडल का, कि किसी भी जो है परमाणु का नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है, और जिस पर आवेश जो है वो हमेशा Zd के बराबर होता है। तो पहला रूल क्या है बोर का परमाणु मॉडल का, कि अस्थाई आवेश जो है का नाभिक जो है, किसी भी परमाणु का नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, जिस पर आवेश Zd के बराबर होता है। Z है परमाणु संख्या, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, मूल आवेश। उसके बाद दूसरा हो जाता है कि इसको जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है तो वो वृत्तीय पथ पर लगाता है, और वृत्तीय पथ पर जो लगाता है तो इसमें जो विकिरण उत्पन्न ये नहीं करता है, और ये विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए जो इसमें ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है, मतलब इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, इसलिए ये जो हमेशा अस्थाई होता है, इसीलिए इस कक्षा को अस्थाई कक्षा कहा जाता है। इसलिए जो इस कक्षा को अस्थाई कक्षा कहा जाता है। तो दूसरा अभिगृहित क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्तीय कक्षा में गति करता रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न नहीं करता है, और इसीलिए जो इस कक्षा को अस्थाई कक्षा कहा जाता है। तो ये हो जाता है दूसरा रूल अस्थाई कक्षा के बारे में। दूसरे रूल में उन्होंने कहा था अस्थाई कक्षा के बारे में। अब तीसरा क्या है? तीसरा तो रदरफोर्ड सर्वे ने कहा था, बस उसी को इसमें जोड़ देना। रदरफोर्ड सर्वे ने कहा था कि जो है कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पक्ष पर गति करता है तो उसे अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्र बल हो जाएगा mv²/r, mv²/r। ये किसी भी जब कोई भी कण जो है वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अभिकेंद्र बल mv²/r के रूप में प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो mv²/r अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन के बीच, क्योंकि नाभिक में धनावेशित होता है अर्थात वहां पर प्रोटॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल करता है उसके रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है अभिकेंद्र बल जो है कूलम बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल को ही कूलम बल कहते हैं। इसलिए ये हो जाएगा कूलम बल का रूल है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ Q1 Q2 दोनों आवेश है इलेक्ट्रॉन, तो एक धनावेश है इसलिए हो जाएगा एक प्लस ही, एक हो जाएगा माइनस ही, r²। तो ये हो जाता है सेकेंड रूल, सॉरी थर्ड रूल, बोर परमाणु मॉडल का थर्ड रूल, mv²/r = 1/4πε0 इंटू E²/r, और माइनस को भूलना नहीं है। तो इसको भाषा में लिख सकते कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में जब वृत्तीय कक्षा पर गति करता है तो उससे जो है आकर्षण बल के, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के रूप में अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता रहता है। ये हो गया थर्ड रूल। उसके बाद चलते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल क्या कहता है कि रदरफोर्ड सर ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कितनी भी हो सकती है, लेकिन नील्स बोर सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सारे कक्षा में घूमना इसका संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। मतलब कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr। मतलब mvr बराबर होना चाहिए n इंटू h/2π, n इंटू h/2, क्योंकि h/2π का पूर्ण गुणज, तो पूर्ण गुणज तो एक पूर्णांक लेना होगा तभी तो गुना में आएगा, इसलिए एक पूर्णांक हमने n ले लिया। तो ये फॉर्मूला बन जाता है चौथे रूल से कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में इसका घूमना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इसलिए ये फॉर्मूला निकल के आता है। उसके बाद होता है पांचवा,
कि पांचवा रूल कहता है अभिकृत का कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है कि कक्षा चेंज करता रहता है, कभी होगा कि ये इस कक्षा से इस कक्षा में कूद जाएगा और कभी होगा कि इस कक्षा से इस कक्षा में कूद जाएगा। जब ये ऊपर वाले कक्षा से नीचे वाले कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊपर वाले कक्षा से जब ये नीचे वाले कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षा से ऊपर वाले कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा का अवशोषण भी बोल सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना हो, तो ऊपर वाले कक्षा और निम्न वाली कक्षा को आप जो है ऊंची कक्षा भी बोल सकते हैं और निम्न कक्षा, ऊंची कक्षा और निम्न कक्षा, उच्च कक्षा और निम्न कक्षा। कि जब उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में प्रवेश करता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रवेश करता है तब ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये था पांचवा रूल। इस रूल को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये बोर का 5 मॉडल है, और सॉरी 5 रूल है, और जो पांचों रूल मिलकर जो बोर का परमाणु मॉडल कराते हैं, और ये जो भौतिकी की आधुनिकता को जो प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु के बीच संबंध को समझाने में बहुत मददगार साबित हुआ। इसीलिए जो उन्हें नील्स बोर को 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।